दोस्तों नमस्कार। अभी तो संसद शुरू भी नहीं हुई है। अभी तो मंत्रियों ने अपना कामकाज पूरे तरीके से संभाला भी नहीं है। अभी तो सेक्रेटरी और नौकरशाह अपने मंत्री से मिलकर फूलों के गुलदस्तों का आदान प्रदान ही कर रहे हैं। कुछ मंत्री अपनी पुरानी फाइलों को जरूर मंगा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि दरअसल इस पे जो हस्ताक्षर चुनाव में जाने से पहले किए थे, अब उस पर कितना काम आगे बढ़ा है, बढ़ा भी है या नहीं बढ़ा है। लेकिन अलग अलग मंत्रालयों में होने वाली इस गुफ्तगू के बीच एक पैनिक मीटिंग दिल्ली में चल रही है। इस पैनिक मीटिंग में पहली बार यह सवाल बड़ा हो चला है कि अगर सरकार के कामकाज एक्सपोज हो गए तो फिर उसे छुपाया कैसे जा सकता है। यह कैसे संभव होगा कि जो बातें अब सामने आ रही हैं वो डराने वाली है, और दूसरी तरफ जब संसद शुरू होगी तो इस बार विपक्ष तो बहुत तेवर के साथ खड़ा है। और उसके तेवर का मतलब उसकी अपनी राजनीतिक जरूरत भी है जहां पर वह तेवर दिखलाए। यानी मुद्दा सिर्फ यह नहीं है कि कोई कांड अडानी कांड के साथ जुड़ा था, कोई परिस्थिति इस देश के रईसों को जो कर्ज माफी थी उसके साथ जुड़ी थी और जिसकी रकम 16,000 करोड़ नहीं बल्कि 16 लाख करोड़ है। यह भी सवाल नहीं है कि इस दौर में जो भी अर्थ की नीतियां थीं, उन आर्थिक नीतियों के मद्देनजर क्या क्या स्कैम उभर सकते हैं। जी नहीं, इस दौर में तो मुद्दा चुनाव के बाद की उन परिस्थितियों का है जो संसद के भीतर गूंजने वाला है। और राहुल गांधी अभी से ही, जब संसद शुरू हुई नहीं है, लेकिन विपक्ष के नेता के तौर पर उनकी भूमिका खुले तौर पर नजर आने लगी है। वो चाहे इस देश के भीतर पहली बार किसी मीडिया हाउस के जरिए जो एग्जिट पोल दिखाया गया और उसका असर जो शेयर बाजार पर हुआ, और उसके जरिए जो शेयर बाजार में पहले दिन लगभग 11 लाख करोड़ और उसके बाद तकरीबन 13 लाख करोड़ का जो खेल हो गया, यह मुद्दा भी संसद के भीतर उठेगा। लेकिन अगला सवाल था कि इस देश के भीतर में जुड़े हुए कितनी बड़ी तादाद में युवा हैं जिनसे जुड़ा हुआ मुद्दा जो पेपर लीक से जुड़ा है, और इस दौर में लगातार वो बड़ा होते चला जा रहा है। क्या सब कुछ एक दिन की देन है? जी नहीं, यह एक दिन में हो ही नहीं सकता है कि कोई नेक्सस इतना बड़ा हो जाए और उस नेक्सस के आश्रय कोई इतने बड़े रैकेट के जरिए इस देश में बकायदा परीक्षा पेपर लीक होती चली जाए। और एक दो नहीं, 5 बरस के आंकड़े बतलाते हैं कि तकरीबन 43 पेपर लीक छोटे बड़े इस देश में हुए। अगर उसके दायरे में आप केंद्र सरकार को घेरते हैं और केंद्रीय मंत्री को घेरते हैं तो आपके सामने 18 पेपर लीक निकल कर आएंगे जिसमें कहीं ना कहीं भागीदारी केंद्र सरकार की रहती है। और जब इस संख्या को आप जोड़ेंगे तो एक झटके में इस देश के तकरीबन 3.5 करोड़ युवा छात्र जो इस पेपर लीक से परेशान हैं, जुड़े हुए हैं और लगातार परीक्षा देते रहे, लेकिन उनके हाथ में नौकरी तो दूर, उस परीक्षा का रिजल्ट भी नहीं आया। 3.5 करोड़ युवा छात्र, और उसमें से 1,41,00,000 छात्र ऐसे जो केंद्र सरकार द्वारा ली जाने वाली परीक्षा से प्रभावित रहे, जो पेपर लीक हो गए। उसमें नीट की परीक्षा में तो सिर्फ 23,33,000 बच्चे प्रभावित हुए हैं। यानी एक के बाद एक परिस्थिति देखिए तो पहली बार लग ऐसा रहा है कि सरकार एक्सपोज हो रही है। और सरकार के एक्सपोज होने से बचने के लिए दो ही रास्ते बचते हैं। पहला बड़ा रास्ता यह होता है कि किसी के सर पे यह ठीकरा तो फोड़ना पड़ेगा। तो एक तैयारी हो चली है कि शिक्षा मंत्री की छुट्टी कर दी जाए। शिक्षा मंत्री यानी धर्मेंद्र प्रधान, जिन्होंने पहले दिन इस देश में जो परीक्षा लेते हैं उनको क्लीन चिट दे दी थी, और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने डपटा तो बकायदा उसी परीक्षा लेने वाली संस्था ने कहा हां गलती हो गई, हम दोबारा से इतने छात्रों की परीक्षा लेंगे। यह एक पूरी प्रक्रिया है जिसमें लगता ऐसे है कि इस देश के भीतर में जो संस्थान काम कर रहे हैं उन संस्थानों के कोई सरोकार उस मंत्रालय और मंत्री से होते ही नहीं है, या मंत्रियों के पास वो जानकारी होती ही नहीं है, या फिर जानकारी होती है तो किस रूप में कैसे रिएक्ट करना है, यह भी सरकार को एक्सपोज कर गया मौजूदा वक्त में। और ये एक्सपोज इसलिए भी हो गए
ना सिर्फ अभी बाहर के तौर पर, वह तो धीरे धीरे नजर आएगा कि दरअसल शिक्षा मंत्री की छुट्टी संसद शुरू होने से पहले ही कर दी जाए या संसद शुरू होने के बाद की जाए या उनको तत्काल में शंट कर दिया जाए। वो कौन सी परिस्थिति होगी, क्योंकि इसको लेकर हाई पावर मीटिंग जो दिल्ली में बुलाई गई उससे पहले बकायदा पीएमओ के जरिए नागपुर में टेलीफोन खड़खड़ाया गया। नागपुर का मतलब आपके जहर में आरएसएस होना चाहिए, यानी जहन में अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है तो फिर आप सोच रहे होंगे सर संघ चालक से बात हुई क्या? जी नहीं, उनसे बात नहीं हुई। यहां पर दूसरे नंबर के जो व्यक्ति हैं दत्तात्रेय होसबोले, उनसे बातचीत हुई और संघ ने खुले तौर पर पल्ला झाड़ लिया। उनका कहना है जो स्थिति इस देश के भीतर में इस पूरे पेपर लीक को लेकर उठी है और अब जिस तरीके से विपक्ष इस मुद्दे को संसद के भीतर उठाने वाला है, उसमें आपको संभलना होगा, संभालना होगा। और हमारी भी राय यही है कि किसी भी हालत में ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप किसी को जिम्मेदार ठहराएं ही नहीं। यानी कोई घटना हो जाए और उसकी कोई जिम्मेदारी अगर सरकार में लेने को तैयार नहीं, तो फिर उस सरकार को लेकर कौन सी उम्मीद जनता के बीच रहेगी? यह सवाल कोई दूसरा शख्स नहीं बल्कि संघ के भीतर से यह आवाज आ रही है। और यह बातचीत कल ही हुई है और आज पैनिक मीटिंग बुला ली गई जो तय कर रही है कि एक अगर हाई पावर जांच कमेटी बना दी जाए जो पूरी की पूरी प्रक्रिया की न सिर्फ जांच करे बल्कि आने वाले वक्त में किस संस्था के जरिए पूरे के पूरी परीक्षाओं को इंप्लीमेंट किया जाएगा, किसमें जो आरोप लग रहे हैं कि कोई आरएसएस से जुड़ा हुआ है, कोई बीजेपी के रिश्तेदार के तौर पर है, इसको आप कैसे, इस दाग को कैसे आप धो पाएंगे? और राजनीतिक तौर पर परीक्षा लेने देने की परिस्थितियों के पीछे क्या सिर्फ रिश्तेदारी होती है या एक पूरा बिजनेस मॉडल काम कर रहा होता है? क्योंकि परीक्षा देने के बाद जो आपको सुविधा मिलने वाली है, खास तौर से अगर नीट का जिक्र करें तो अगर सरकारी अस्पतालों में आपको वहां पर भर्ती हो जाती है और प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती होती है तो दोनों के भीतर फीस का अंतर भी 1 करोड़ तक का है। तो एक बिजनेस मॉडल काम करता है क्या? और उसकी रकम क्या वाकई बहुत ज्यादा है? और उस रकम के आश्रय क्या पॉलिटिकल फंडिंग होती है? और पॉलिटिकल तौर पे क्या उसके साथ बहुत सारे जुड़ाव होते हैं? यह सवाल कोई दूसरा नहीं, आरएसएस अपने तौर पर सोच रही है, खड़ा कर रही है। और इसी वजह से पहली बार दिल्ली में पैनिक बैठक सिर्फ नौकरशाहों के बीच नहीं हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं सवाल जवाब मंत्रियों से भी लिए जा रहे हैं, सुझाव भी लिए जा रहे हैं और पूछा भी जा रहा है रास्ता क्या है। लेकिन इस चैप्टर को थोड़ी देर के लिए आप बंद कीजिए, हम इस चैप्टर को थोड़ी देर बाद खोलेंगे। उससे पहले एक चीज और समझिए, दरअसल सरकार की सांस इसलिए फूली हुई है कि संसद के भीतर अगर किसी भी तरीके से कोई ऐसा अविश्वास प्रस्ताव किसी मुद्दे पर विपक्ष लेकर आ जाता है और जिसके प्रभाव में खास तौर से जो युवाओं छात्रों से जुड़ा हुआ है, तो उस पर क्या आंध्र प्रदेश के युवा और बिहार के युवा साथ नहीं देंगे? और अगर वो साथ दे रहे होंगे तो वहां की सरकारें क्या करेंगी? यानी पहली बार सरकार के गले में यह फांस बन चुकी है कि जो सहयोगी दल हैं, अगर उनकी अपनी राजनीति इससे आहत होती है और संसद के भीतर जो राहुल गांधी लगातार अब विपक्ष के नेता के तौर पर अपनी भूमिका निभा रहे हैं और जिस तरीके से वह युवा छात्रों से मुलाकात कर रहे हैं, उनके मुश्किल हालातों को समझ रहे हैं, उसने एक मैसेज तो दे दिया है। प्रधानमंत्री या खुद शिक्षा मंत्री ने इस दौर में कोई उस तरीके का संवाद नहीं बनाया, और संवाद बनाया तो वो संवाद सार्वजनिक तौर पर जारी नहीं हुआ। मुलाकातों की तस्वीरें जरूर सामने आई कि शिक्षा मंत्री कुछ छात्रों और उनके अभिभावकों से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन अब पार्लियामेंट के भीतर और उसके दौर में जो वीडियो सामने विपक्ष अपने तौर पर लाने की तैयारी कर रहा है, वो इस बात को बताने के लिए काफी है कि अगर संसद के भीतर चाहे वो अविश्वास प्रस्ताव मुद्दे को लेकर हो या किसी मुद्दे पर तुरंत बहस कराने को लेकर हो या संसद शोर शराबे की वजह से स्पीकर अगर ठप भी कर दे, तो ऐसे में संसद और सड़क की लड़ाई एक झटके में मिली हुई दिखाई देगी।
यानी तीन मैसेज बहुत साफ हैं। पहली बार विपक्ष का तेवर, जिसको अगुवाई राहुल गांधी कर रहे हैं। दूसरी तरफ संघ के दरवाजे पर नतमस्तक सरकार का होना और यह कहना कि आप अपनी राय बताइए, क्योंकि अब आपकी जरूरत इसलिए है क्योंकि इस देश के अलग अलग हिस्सों में यह बातें जा रही है कि सरकार का नजरिया अपनी ही सरकार और गवर्नेंस को लेकर साफ नहीं है। और तीसरी परिस्थिति यह है कि इस दौर में लगातार जो मंत्री महोदय के जरिए बातों को कहा गया, उसमें भी भरोसे में पीएमओ को नहीं लिया गया। तो कौन मंत्री थे जिनके भरोसे में यह बात ली जा रही थी? जो मंत्री थे, क्या अब उनसे सवाल जवाब शुरू हो गया है, या एक टकराव की परिस्थिति है, या एक अंतर्विरोध की स्थिति है? इन तमाम परिस्थितियों के बीच याद कीजिए 24 घंटे पहले राहुल गांधी ने इस खुले तौर पर कहा था कि सरकार की मुश्किल यह है कि दरअसल इसमें से बहुत सारी आवाजें आ रही हैं और उन आवाजों को लेकर पहली बार मुश्किल उन युवाओं के बीच में है जो युवा ना नौकरी पा रहे हैं और नौकरी पाने के लिए जो तैयारी भी कर रहे हैं वह भी उनके सामने दरवाजे खुल नहीं रहे हैं। इन्हीं बातों का जिक्र एक हफ्ते पहले वो शेयर बाजार को लेकर कर रहे थे कि शेयर बाजार में जो इस देश का बड़ा तबका है वो पैसे को लगाता है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री अगर इन्वॉल्व उसमें हो जाए कि किसको पैसा कमाना है, किस कॉरपोरेट को पैसा बनाना है, वो साथ अपने पैसा ले जाए और इसी आधार पर शेयर मार्केट के अंकों को अगर ऊपर किया जाए तो आपको उसके अंक तो नजर आएंगे, लेकिन उसके भीतर का स्कैम सामने नहीं आएगा। और सेबी ने इस दौर में कोई बड़ी भूमिका अपनाई नहीं है। यह सब 4 जून के बाद की परिस्थिति है, यानी पुरानी परिस्थितियों को पार्लियामेंट में लाना और नई परिस्थितियों के साथ पार्लियामेंट में जाना दोनों बिल्कुल अलग अलग स्थिति है। और अब यह महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि इसी संसद के भीतर राहुल गांधी को खामोश कराने के लिए सत्ता ने ना जाने कितने उपाय किए और जितने भी उपाय किए उन उपायों के जरिए राहुल गांधी की संसद सदस्यता तक गई। उन उपायों में सरकारी घर तक गया, उन उपायों में पार्लियामेंट के भीतर बोले गए शब्द भी डंप कर दिए गए, छुपा दिए गए। तो क्या सरकार इसीलिए अब बेचैन हो चली है? हमें लगता है राहुल गांधी कल जिन बात का जिक्र कर रहे थे उसे सुनना जरूर चाहिए। The basic concept of Modi has been destroyed in this election. If we were faced with if right now you had a Vajpayee ji or a Manmohan Singh ji, they might be able to survive what they are faced with. Because there is humility, there is conciliation, there is respect. But Narendra Modi does not believe in any of these things. Narendra Modi believes my way or the highway. And now suddenly is found that earlier there were Congress people who were not scared of him. Now nobody in the country is scared of him. Right? So psychologically it's almost a fatal blow for the Prime Minister, and he's going to really struggle. And of course, now we have a stronger opposition. So it's going to be interesting and quite a lot of fun. Thank you. तो क्या वाकई राहुल जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, सरकार के भीतर की परिस्थितियां बहुत कुछ वैसी ही हैं? यह सवाल सबसे महत्वपूर्ण इसलिए हो चला है क्योंकि पहला टर्म रहा हो या दूसरा टर्म सरकार का रहा हो, कभी भी किसी मंत्री ने इस्तीफा दिया नहीं, किसी मंत्री से इस्तीफा लिया नहीं गया। इस देश के भीतर में चाहे वह शेयर बाजार से जुड़ा स्कैम हो, चाहे अडानी कांड हो, चाहे अपने तौर पर इस देश में कॉरपोरेट को कौड़ियों के मोल दिए जाने वाली संपत्तियों के आरोप सरकार पर लग रहे हों, चाहे इस दौर में अलग अलग क्षेत्र के भीतर जो खर्चे हो रहे थे और पहली बार सीएजी ने भी कुछ सवाल उठा दिए थे, उन सवालों तक पर कभी किसी मंत्रालय ने कहा नहीं कि उससे गलती हो गई। सरकार ने भी नहीं माना। और इतना ही नहीं, मोदी सरकार तो ठसक के साथ एक ही बात का जिक्र करती चली गई कि 23 बरस की उनकी अपनी सत्ता, जो सीएम के पद की रही हो या फिर प्रधानमंत्री पद की रही हो, इस दौर में उनके दामन पर एक भी दाग करप्शन का नहीं है। यह अलग मसला है कि इस दौर में विजय माल्या का कांड हो, चाहे नीरव मोदी का कांड हो, चाहे मेहुल चौकसी का कांड हो, चाहे इस देश के भीतर में 125 से ज्यादा जो बिजनेस पर्सन थे वो कर्ज लेकर कैसे देश छोड़कर भाग गए और उसमें से किसी को भी वापस ला पाने की स्थिति में सरकार क्यों नहीं आ पाई, जबकि कई देशों में जहां वो भागे उनके साथ
एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी भी है। और इतना ही नहीं, सवाल तो यह भी आया, जो सत्ता के करीब के कॉरपोरेट थे और दूसरे देशों में चले गए, उनको वहां पर सुविधापूर्वक रहने दिया जाए। जो सवाल मेहुल चौकसी के साथ जुड़ा, उसके बावजूद भी सरकार ने कभी नहीं माना कि उसने कुछ गड़बड़ी की है। लेकिन पहली बार देश के शिक्षा मंत्री से क्या इस्तीफा लिया जा रहा है? यह सवाल अब इसलिए बड़ा है क्योंकि आरएसएस के ने भी अपने तौर पर हाथ खड़े कर दिए कि देखिए, आपको किसी को जिम्मेदारी देनी होगी, आप बच नहीं सकते हैं। और ध्यान दीजिए, इससे पहले जब रेल एक्सीडेंट हुआ था, उस दौर में भी, जो उड़ीसा में हुआ था, उस दौर में भी यह सवाल था कि आप किसी को कोई जिम्मेदारी देते हैं तो कोई गड़बड़ी करता है तो उसका दोषी होगा कौन? सरकार ने कभी नहीं माना। अब यहां से तीन सबसे बड़े सवाल निकल कर आ रहे हैं। पहला सवाल तो यही है, क्या संसद शुरू होने से पहले देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा सरकार इसलिए लेना चाहती है जिससे संसद के भीतर का शोर वह यह कहकर कम कर सके कि देखिए, जो गड़बड़ियां थी हम उसको ठीक कर रहे हैं, और जनता के बीच भी मैसेज चला जाए कि सरकार ने देखिए पहली बार एक कड़ा कदम उठाया है। दूसरी बात, इस दौर में क्या एक हाई पावर कमेटी जिसका ऐलान अगले 24 घंटों के भीतर होना है, उसके ऐलान के साथ ही अब वो पूरी जांच प्रक्रिया, जो चाहे अपने तौर पर राष्ट्रीय तौर पर किसी संस्था को बनाया गया ये कहकर कि इसके जरिए ही अब इस देश में तमाम परीक्षाएं होंगी, उसके समानांतर कोई नई सोच लाई जाए क्या? और तीसरा सवाल यह है कि एक तरफ शिक्षा मंत्री, दूसरी तरफ हाई पावर कमेटी, और तीसरी तरफ पार्लियामेंट के भीतर अब जो सरकार एक्सपोज इसलिए हो गई क्योंकि 5 बरस के भीतर अगर इस देश के 3 करोड़ छात्र प्रभावित हुए हैं और केंद्रीय सरकार की नौकरियों के तहत 1 करोड़ 41 लाख बच्चे अगर प्रभावित हुए हैं और सरकार नौकरी दे पाने में सक्षम नहीं है, तो क्या सरकार अब यह मानकर चल रही है कि पार्लियामेंट के साथ साथ अब सड़क पर भी उसे अपने लिए नैरेटिव बनाना पड़ेगा? इसीलिए पहली बार, हम जब पहली बार कर रहे हैं तो 2015 में पहली बार किया गया था कि तमाम मंत्री संवाद बनाएं आरएसएस के लोगों से, और वहां से जिन बातों को वो समाज में फैलाना चाहते हैं वो उनको बताएं, और आरएसएस जो अपने एजेंडे को लाना चाहती है वो उनके जरिए लाए। इसीलिए जब आप 2014, 15, 16 इन 3 बरस में देखेंगे तो मैक्सिमम एंट्री आरएसएस से जुड़े लोगों की एचआरडी मिनिस्ट्री में हुई। उसके बाद दूसरी मिनिस्ट्री में गए और प्रोफेशनलिज्म के नाम पर आरएसएस के बहुत सारे लोगों की एंट्री अलग अलग डिपार्टमेंट में ज्वाइंट सेक्रेटरी के लेवल पर, डायरेक्टर के लेवल पर जरूर हुई। लेकिन वो बात धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आरएसएस के साथ हमारे ताल्लुकात हैं या हम उस विचारधारा से कभी जुड़े रहे, और ये होते होते, जिसका जिक्र राहुल गांधी ने किया कि दरअसल ये होते होते बात इस देश के तमाम यूनिवर्सिटीज के भीतर चली गई, चाहे वो वीसी का अपॉइंटमेंट हो, और पिछले दिनों तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के भीतर जब लेक्चर और प्रोफेसर्स की भर्ती हो रही थी, वहां पर भी पहले हर उम्मीदवार को झंडे वालान जाकर मिठाई का डब्बा देना पड़ता था, और यह खुले तौर पर चल पड़ा था। यानी इस रूप में करप्शन है, और यह सारी चीजें उभर कर आ गई। और आज जब योग डे के दिन खुद शिक्षा मंत्री दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना चाह रहे थे तो वहां उन्हें काले झंडे दिखा दिए गए और कहा गया कि आप दरअसल लीक मिनिस्टर हैं। यानी पेपर लीक को लेकर जो उनकी पूरी सोच बीते 6-7 दिनों में नजर आई, अब छात्र उन्हें भी एक्सेप्ट करने की स्थिति में नहीं है। इन तमाम परिस्थितियों ने अब शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की परिस्थिति को लाकर खड़ा कर दिया है, और सरकार चाह रही है कि हर हाल में अब यह बात होनी चाहिए कि जो तीसरे टर्म की सरकार है वो उस जिम्मेदारी के साथ चलेगी जिसमें वह जिम्मेदारी ले, और जिम्मेदारी लेने के दौर में कुछ गड़बड़ी हो जाए तो उसके जरिए वो सजा भी दे पाए, जो इससे पहले कभी नहीं दिया गया। तो क्या सरकार की सांस इसलिए फूल गई है कि वो अल्पमत में है? इसलिए फूल गई है कि उसके सहयोगी दल उन्हें किसी भी दिन गच्चा ना दे दें, यानी झटका ना दे दें, यानी समर्थन के तौर पर पार्लियामेंट के भीतर ही कहीं सरकार न गिर जाए किसी मुद्दे को लेकर जहां पर उनकी अपनी राजनीति प्रभावित हो रही हो, और मैसेज जा रहा हो कि यह सरकार उस सरकार के साथ तो नहीं है जो सरकार गड़बड़ी कर रही है, जिस पर देश भर में आरोप लग रहे हैं। इन सारे सवालों के बीच अगला जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि पहली बार वही पीएमओ सक्रिय हुआ है।
वो देख समझ रहा है कि दरअसल किन मंत्रियों की क्या भूमिका किस तरीके से इस दौर में क्राइसिस मैनेजमेंट जो होता था पहले वह तीसरे टर्म में गायब क्यों हो गया। और क्राइसिस मैनेजमेंट सिर्फ गायब ही नहीं हुआ, बल्कि क्राइसिस मैनेजमेंट को करने की जगह क्राइसिस को और ज्यादा बढ़ाने की स्थिति में ऐसी परिस्थिति क्यों आ गई। तो इसका मतलब है कि अगर आप संसद के बाहर मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं सरकार को बचाने को लेकर, तो संसद के भीतर कैसे कर पाएंगे। इसीलिए एक बड़ी भूमिका के साथ एक बड़ा फेरबदल पार्लियामेंट को चलाने के वक्त में जो स्पीकर की भूमिका होती है, उसके पीछे से जो आवाजें आती हैं कि आपको ऐसे संसद चलानी है, उसमें भी एक बड़ा व्यापक परिवर्तन इस दौर में अब नजर आने वाला है और उस दिशा में चीजें धीरे धीरे बढ़ चली है। तो इसके मतलब क्या है? इसका सबसे बड़ा मतलब यही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अभी तक जो पहली मीटिंग की थी कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ, उसके बाद उन्होंने कोई संवाद क्या नहीं बनाया। जो मैसेज पीएमओ की तरफ से निकल कर आ रहा है, राजनीतिक गलियारों में गूंज रहा है, और जो मैसेज लगातार चल रहा था इस दौर में जो सरकार चला रहे हैं सेकंड नंबर पर देश के गृह मंत्री, क्या वह इस दौर में इस पूरी परिस्थिति को संभाल क्या नहीं पाए? क्या यह भी स्थिति है? दूसरी बड़ी बात, आरएसएस के साथ सरकार का खड़ा होना और तालमेल बनाने की दिशा में पहली बार सुझावों को मांगना। और आपको जानकर हैरत होगी, ये कहा गया एक तरफ पीएसयू को सरकार निजी हाथों में बेचने को तैयार है, तो सरकार इस देश में जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों कर रही है। दुनिया भर में कॉलेजेस जो होते हैं उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी परीक्षा, अपने छात्र, उनके रिजल्ट, उनके पढ़ाई के तौर तरीके पर होती है। किसी भी देश में कोई सरकार छात्रों के भविष्य को लेकर यूनिवर्सिटी या कॉलेज के समानांतर नहीं चलती है। ये भारत में क्यों है? कॉलेजेस को ही यह जिम्मेदारी क्यों नहीं दी जाती है? और कॉलेजेस जिस रूप में अपने आप को आगे बढ़ाएंगे तो उसमें दखल क्यों होगा? दरअसल इन सवाल जवाबों के बीच में यह एक नौकरशाह का सुझाव है, लेकिन इसकी काट आपको नजर आएगी आरएसएस के जरिए। आरएसएस के बड़ी तादाद में लोग ये मानकर चलते रहे कि दरअसल अगर अपनी सरकार होगी तो इस देश के भीतर में शिक्षा व्यवस्था भी वो अपने तरीके से करेंगे, और वो शिक्षा माध्यम के जरिए इस देश के इतिहास या सांस्कृतिक परिस्थितियों को लेकर जो भी पाठ पढ़ाएंगे उसी अनुसार पूरा हमारा सिस्टम डेवलप होता चला जाएगा। लेकिन इस पूरे स्कैम ने, यानी नीट पेपर लीक के बाद की परिस्थिति ने बता दिया है कि दरअसल ये पूरा का पूरा नेक्सस बरसों बरस से चलता आ रहा था, और ये एक दिन का डेवलपमेंट नहीं है जिसमें देश के अलग अलग संस्थानों में तैयारी करने वाले छात्रों के साथ और इस देश में पैसे का इन्वॉल्वमेंट जितना बड़ा इस रैकेट के साथ जुड़ जाता है, उसमें अभी तक ये आवाज आई नहीं है। क्योंकि इसके पीछे का रैकेट ये बहुत साफ तौर पर बतलाता है कि लगभग ऐसी बड़ी परीक्षा में तकरीबन 50 से 60 हजार करोड़ का खेल एक झटके में हो जाता है। यानी क्या पूरा एजुकेशन सिस्टम और हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अगर आप ध्यान से पढ़िएगा तो वह पैसे वालों के लिए ही बनाई गई, और इंस्टीट्यूशन अपने तौर पर ज्यादा से ज्यादा बजट कैसे जुगाड़ कर सकते हैं, इसी व्यवस्था में पूरी एजुकेशन को मत दिया गया। और अब ये सारे सवाल नए सिरे से खड़े हो गए हैं। तो आने वाले 24 घंटे हाई पावर कमेटी के ऐलान का है। आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है पार्लियामेंट शुरू होने से पहले ही शिक्षा मंत्री की छुट्टी हो सकती है। इस दौर में आरएसएस नैरेटिव बनाने के लिए सत्ता के अनुकूल सड़कों पर आपको नजर आने लगे। अलग अलग शिक्षा संस्थानों में आरएसएस के लोग जो भर्ती हो चुके हैं, अब वो सक्रिय तौर पर नजर आएंगे और ये बताएंगे कि सरकार किस तरीके से कौन सा उपाय कर रही है। लेकिन उससे पहले जो सबसे बड़ा डिसीजन सरकार को लेना है, अभी तक वह सुप्रीम कोर्ट की ओट में छुपी हुई और कह रही है मामला सब जुडिस है तो हम कैसे निर्णय ले लें। लेकिन सवाल है इस देश के भीतर बढ़ता हुआ आक्रोश, और उस आक्रोश की सामाजिक, राजनीतिक
और आर्थिक परिस्थितियां पहली बार उस सत्ता को डिगा रही है जिस सत्ता ने कभी सोचा ही नहीं था कि अपने ही मंत्री का इस्तीफा लिया जाए, अपने ही कामों पर कोई कमेटी बनाई जाए और अपने ही लोगों को लेकर अब नए तरीके से सचेत किया जाए, अन्यथा सरकार ढह ढा जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।